जुलाई की एक शाम थी। मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लग रहा था जैसे पूरा शहर डूब जाएगा। राधिका ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। रात के 8 बज गए थे और पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ एसी की आवाज़ गूंज रही थी। राधिका की नज़र अपनी टेबल पर रखी फाइलों पर गई। ये वही जरूरी फाइलें थी जो आज शाम तक आदित्य सर के घर पहुंचानी थी। कल सुबह सर की फ्लाइट थी और अगर ये फाइलें नहीं पहुंची तो कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। राधिका एक साधारण सी लड़की थी जो कि अपने परिवार को संभालने के लिए मुंबई आई थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी राधिका ही उठाती थी। इसलिए ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। आदित्य खुराना, जो कि शहर के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, 35 साल की उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया था, लेकिन वो अपनी सख्त नेचर के लिए भी मशहूर थे। उनकी काली आंखें जब किसी पर पड़ती थी तो सबके होश उड़ जाते थे। ऑफिस में सब उनसे डरते थे। राधिका ने एक लंबी सांस ली, अपना दुपट्टा ठीक किया और फाइलें लेकर बाहर निकल पड़ी। बाहर बारिश का पूरा तांडव था। तेज हवाएं चल रही थी और सड़कें पानी से भर गई थी। बिजली भी कड़क रही थी। राधिका को बहुत मुश्किल से एक ऑटो मिला जो उसे जुहू में आदित्य सर के बंगले तक ले जाने को राजी हुआ। पूरे रास्ते राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि सर नाराज हो जाएंगे। वो सोच रही थी काश बारिश ना हो रही होती, काश वो पहले ही निकल गई होती। ऑटो वाला बार बार कह रहा था, मैडम आज तो लगता है कि पूरी मुंबई ही डूब जाएगी। ऐसी बारिश कई सालों के बाद आई है। आप किसी बड़े आदमी के घर जा रही हो क्या? राधिका ने सर हिलाया और चुप रही। उसके कपड़े भीगने लगे थे क्योंकि ऑटो की तरफ से पानी आ रहा था। उसने अपनी फाइलों को अपने दुपट्टे से ढक लिया ताकि वो भीग न जाए। जब राधिका बंगले के गेट पर पहुंची तो वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी कुर्ती बदन से चिपक गई थी, बाल बिखर गए थे और ठंड से होंठ कांप रहे थे। उसकी सांस फूल रही थी। चौकीदार ने गेट खोला और राधिका को देखकर हैरान रह गया। मैडम इतनी बारिश में आप? राधिका ने बस मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। बंगले का दरवाजा खुला और राधिका अंदर गई। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बाहर तूफान था और अंदर शांति थी। बड़े बड़े झूमर लगे थे, मखमली सोफे थे, संगमरमर के फर्श पर उसके भीगे जूतों से पानी टपक रहा था और एक महंगी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो अकेलापन महसूस कराता था। राधिका ने सोचा, इतने बड़े घर में रहने वाले लोग भी अकेले हो सकते हैं। राधिका हाल में खड़ी होकर अपनी साड़ी से पानी निचोड़ रही थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो बहुत बेचैन लग रही थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। राधिका ने नज़रें ऊपर उठाई और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आदित्य सर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, लेकिन ये वो आदित्य सर नहीं थे जिन्हें राधिका रोज ऑफिस में सूट में देखती थी। उन्होंने घर के कपड़े पहने थे, एक काली टी शर्ट और ग्रे लोअर। उनके बाल गीले थे और माथे पर बिखरे हुए थे, शायद वो अभी नहाकर आए थे। बिना चश्मे के वो बहुत अलग और आकर्षक लग रहे थे। उनकी टी शर्ट उनके चौड़े कंधों और मजबूत बाजुओं पर कसी हुई थी। उनके चेहरे पर दाढ़ी की हल्की सी रेख थी जो उन्हें और भी मर्दाना लुक दे रही थी। राधिका उन्हें देखती रह गई। उसे अपनी हालत पर शर्म आ रही थी। वो भीगी हुई, कांपती हुई उनके सामने खड़ी थी और उनके महंगे फर्श पर पानी गिरा रही थी। आदित्य की नज़र
राधिका पर पड़ी। उनकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा नहीं था। उन्होंने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी भीगी कुर्ती जो उसके बदन से चिपकी हुई थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और वो बुरी तरह से कांप रही थी। उस पल उनकी आंखों में जो भाव आया वो राधिका समझ नहीं पाई। वो फिक्र थी, परेशानी थी या कुछ और। बिना कुछ कहे आदित्य ने नौकर को इशारा किया। कुछ ही देर में एक मोटा तौलिया और गर्म कॉफी राधिका के सामने थी। आदित्य ने आहिस्ता से कहा, बैठो राधिका, तुम बीमार पड़ जाओगी। उनकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक नरमी थी, एक चिंता थी जिसने राधिका को सुकून दिया। राधिका सोफे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसने तौलिए से अपने बाल पोंछे। कॉफी की गर्माहट ने उसमें जान डाल दी। धीरे धीरे उसकी कंपकपी कम हुई। तभी अंदर के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पापा, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल है। आदित्य के चेहरे पर टेंशन आ गई। उन्होंने माथा रगड़ा। वो बेबस लग रहे थे। एक बड़े बिजनेसमैन जो दुनिया भर के सौदे तय करते थे, आज अपने बेटे के होमवर्क के सामने हार मान रहे थे। राधिका ने देखा कि उनकी आंखों में थकान थी। शायद वो घंटों से बच्चे को समझा रहे थे। राधिका ने धीरे से पूछा, सर क्या हुआ? आदित्य ने एक लंबी सांस ली। आर्यन है मेरा बेटा, उसे मैथ्स का होमवर्क समझ नहीं आ रहा। मैं पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ पर वो रो रहा है। उनकी आवाज़ में एक पिता की बेबसी थी। राधिका ने हिम्मत करके कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे समझा सकती हूँ। मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती थी। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उम्मीद जागी। हाँ प्लीज़ राधिका, अगर तुम उसे समझा सको तो बहुत अच्छा होगा। राधिका आर्यन के कमरे में गई। वहाँ एक छोटा सा लड़का अपनी किताबों के बीच रोता हुआ बैठा था। राधिका उसके पास बैठी और बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। अरे रोते नहीं है बेटा, देखो मैं तुम्हें इतनी आसानी से समझा दूंगी कि तुम खुद से ही कर लोगी। राधिका ने उस सवाल को एक खेल की तरह समझाया। उसने आर्यन से कहानियां सुनाई और बीच बीच में मैथ्स के सवाल हल करवाए। 10 मिनट में ही आर्यन हंसने लगा और उसने सारे सवाल हल कर दिए। दरवाजे पर खड़े आदित्य ये सब चुपचाप देख रहे थे। राधिका जिस प्यार से आर्यन के सर पर हाथ फेर रही थी, जिस तरह उसकी भीगी लटें बार बार उसके गालों को छू रही थी और वो उन्हें कान के पीछे कर रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़ में जो मिठास थी, ये दृश्य आदित्य के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उस बड़े ठंडे घर में राधिका की हंसी किसी ताजी हवा के झोंके जैसी लग रही थी। उन्हें लगा जैसे इस घर में बहुत दिनों के बाद किसी ने अपनापन महसूस कराया हो। जब राधिका बाहर आई तो आदित्य ने कहा, थैंक यू राधिका, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। राधिका शर्मा गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों को बस थोड़े प्यार से समझाना पड़ता है। आदित्य ने एक पल राधिका को देखा, फिर बोले, राधिका क्या तुम रोज़ शाम को आर्यन को पढ़ा सकती हो? मैं तुम्हें अच्छी फीस दूंगा और ऑफिस के बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें यहाँ से ले आएगा। राधिका को इस ऑफर की उम्मीद नहीं थी। उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे जो कि उसके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी थे। उसने हाँ कह दिया। उस रात के बाद राधिका की ज़िंदगी बदल गई। हर शाम ऑफिस के बाद वो उस बंगले में जाने लगी। शुरुआत में वो बहुत घबराती थी लेकिन धीरे धीरे उसे सब नॉर्मल लगने लगा। आर्यन उससे बहुत लगाव करने लगा था। वो राधिका को दीदी बुलाता था, लेकिन वहाँ सिर्फ आर्यन और आदित्य नहीं थे, वहाँ सोनिया भी थी। आदित्य की पत्नी सोनिया बहुत खूबसूरत थी, किसी फिल्म स्टार जैसी। उसकी साड़ियाँ, उसके गहने, उसका चलने का अंदाज सब शाही था। उसके लंबे बाल, उसकी फेयर स्किन, उसकी तीखी नाक सब परफेक्ट था। लेकिन उसकी आंखों में
बर्फ जैसी ठंडक थी। वो राधिका को ऐसे देखती थी जैसे राधिका कोई चीज़ हो, इंसान नहीं। सोनिया को राधिका का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सोनिया ने राधिका से कहा, देखो राधिका, तुम यहाँ सिर्फ आर्यन को पढ़ाने आती हो, बाकी घर के मामलों में दखल मत देना, समझी? राधिका ने सर झुकाकर कहा, जी मैम, मुझे पता है। सोनिया ने आंखें तरेर कर कहा, और हाँ, मेरे पति से बेवजह बातें मत करना, वो बहुत बिजी रहते हैं। राधिका को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो आर्यन की खातिर सब सह रही थी। शुरुआत में माहौल बहुत तनावपूर्ण रहता था। राधिका महसूस करती थी कि आदित्य और सोनिया के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। खाने की टेबल पर सन्नाटा छाया रहता था, कोई किसी से बात नहीं करता था। सोनिया अपने फ़ोन में बिजी रहती थी और आदित्य अपनी फाइलों में। आर्यन चुपचाप खाना खाता था। राधिका ने देखा कि आदित्य कभी कभी सोनिया को देखते थे, लेकिन सोनिया उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। एक दिन राधिका ने देखा कि आदित्य ने सोनिया के लिए उसकी फेवरेट मिठाई मंगवाई थी, लेकिन सोनिया ने बिना देखे ही मना कर दिया। आदित्य के चेहरे पर जो दुख आया वो राधिका ने देख लिया। धीरे धीरे हफ्ते बीते गए। राधिका अब घर का हिस्सा बन गई थी। आर्यन उससे बहुत खुश रहता था। उसके नंबर अच्छे आने लगे थे। आदित्य भी राधिका से आर्यन के बारे में बात करते थे। कभी कभी वो अपने बचपन की बातें भी बताते थे। एक शाम राधिका ने देखा कि आदित्य बालकनी में खड़े होकर बारिश देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। राधिका वहां से गुजर रही थी तो आदित्य ने कहा, राधिका, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? राधिका ने कहा, सर, गांव में रहते हैं, पंजाब में। आदित्य ने पूछा, तुम उन्हें मिस करती हो? राधिका की आंखों में पानी आ गया। हाँ सर, बहुत, लेकिन यहाँ काम करना ज़रूरी है, उनके लिए पैसे भेजने होते हैं। आदित्य ने कहा, तुम अच्छी बेटी हो राधिका, तुम्हारे माता पिता लकी हैं। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, सर, आप भी तो अच्छे पिता हैं। आर्यन को आपसे बहुत प्यार है। आदित्य ने एक उदास मुस्कान दी। काश मैं अच्छा पति भी होता। राधिका चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या बोले। फिर एक शाम ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी। मुंबई मानो थम सी गई थी। राधिका को देर हो गई थी। आर्यन की तबीयत खराब थी, इसलिए राधिका उसके पास ज़्यादा देर बैठी रही। जब वो निकलने लगी तो रात के 10 बज चुके थे। आदित्य ने कहा, राधिका, इतनी रात को और इतनी बारिश में तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। ड्राइवर को भेजता हूँ। लेकिन जब ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कुछ खराबी आ गई थी। आदित्य ने कहा, लगता है आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। राधिका, गेस्ट रूम में सो जाओ, सुबह तुम्हें घर छोड़ दूंगा। राधिका घबरा गई। नहीं सर, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आदित्य ने सख्ती से कहा, नहीं राधिका, इतनी रात को और इतनी बारिश में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। राधिका चुप हो गई। उसने हाँ कर दी। रात गहरी होती जा रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक से पूरे इलाके की लाइट चली गई। बंगला घने अंधेरे में डूब गया। जनरेटर चालू होने में समय था। राधिका गेस्ट रूम में थी, लेकिन उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, किचन में पानी पी लेती हूँ। राधिका अंधेरे में किचन की तरफ बढ़ी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। तभी किसी से टकरा गई। एक मजबूत हाथ ने उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया। अंधेरे में भी राधिका ने उस छुअन को पहचान लिया। वो आदित्य थे। उनकी पकड़ मजबूत थी और राधिका उनकी बाहों में थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतना करीब कि राधिका को आदित्य की दिल की तेज धड़कन महसूस हो रही थी। उनकी सांसों की गर्माहट उसके चेहरे को छू रही थी। राधिका का पूरा बदन सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। बाहर बिजली चमकी और खिड़की से आती रोशनी में दोनों ने
एक दूसरे को देखा। आदित्य की नज़रें राधिका के होठों पर दी, फिर उसकी आंखों में उस पल समय रुक गया। राधिका की पलकें झपक रही थी, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। आदित्य का एक हाथ अब भी उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस पल को महसूस कर रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल जाएगा। आदित्य धीरे से उसके और करीब आए। राधिका को लगा कि वो अब उसके होठों को छू लेंगे। राधिका का मन कर रहा था कि वो वहीं आदित्य के सीने से लग जाए, अपना सर उनके कंधे पर रख दे, लेकिन तभी जनरेटर की आवाज़ गूंजी और लाइट आ गई। दोनों झटके से अलग हुए। राधिका का चेहरा लाल हो गया था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उन्होंने कहा, सॉरी राधिका। राधिका ने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, मैं जाती हूँ। आदित्य ने बिना कुछ कहे वहां से कदम बढ़ा दिए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में राधिका ने एक ऐसी तड़प देखी, एक ऐसी चाहत देखी जिसने उसकी नींद उड़ा दी। राधिका पूरी रात करवटें बदलती रही। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था। उस शुवन की याद उसके रोम रोम में बस गई थी। उस रात के बाद राधिका और आदित्य के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। जब भी नजरें मिलती तो दोनों शर्मा जाते थे। राधिका को अब आदित्य के सामने जाने में झिझक होती थी और आदित्य भी उससे बात करने से कतराते थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक हफ्ते के बाद सोनिया बीमार पड़ गई। उस दिन राधिका जब बंगले में पहुंची तो नौकर ने बताया कि सोनिया मैम को तेज बुखार है। राधिका ने पूछा, सर कहाँ हैं? तो पता चला कि आदित्य बिजनेस टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम लौटेंगे। राधिका आर्यन को पढ़ाकर जाने लगी तो उसे सोनिया के कमरे से कराहने की आवाज़ आई। राधिका रुक गई। उसने सोचा कि एक बार देख लेती हूँ। राधिका सोनिया के कमरे में गई। सोनिया बिस्तर पर तप रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। नौकर लोग अपने काम में लगे थे। किसी ने सोनिया का ध्यान नहीं रखा था। राधिका को बहुत बुरा लगा। भले ही सोनिया ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन राधिका इंसानियत को नहीं भूली थी। उसने तुरंत नौकर से कहा, बर्फ का पानी लाओ और एक साफ कपड़ा लाओ। राधिका ने पूरी रात सोनिया के सर पर गीली पट्टियां रखी, उसे दवा दी, उसके माथे पर हाथ फेरा और उसके पास बैठी रही। जब भी सोनिया को कुछ चाहिए होता था, राधिका तुरंत देती थी। उसने सोनिया को सूप बनाकर पिलाया, उसे चादर ओढ़ाई। सुबह जब सोनिया की आंख खुली तो उसका बुखार कम हो गया था। उसने देखा कि राधिका कुर्सी पर सोई हुई है। उसके कपड़े सही नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठी थी। उस घमंडी औरत का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। जब राधिका जागी तो सोनिया उसे देख रही थी। सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका घबरा गई। मैम, आप ठीक है ना? सोनिया की आवाज़ टूटी हुई थी। वो धीरे से बोली, राधिका, तुम रात भर यहाँ बैठी रही मेरे लिए? तुमने इतना क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप बीमार थी, मैं कैसे चली जाती? सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका, तुम सोचती होगी ना कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी घमंडी हूँ, पर तुम नहीं जानती इस सोने के पिंजरे में रहना कैसा लगता है। राधिका चुप रही, बस सुनती रही। उसने सोनिया का हाथ थाम लिया। सोनिया बोलती रही, आदित्य मुझसे प्यार नहीं करते। राधिका, हमारी शादी परिवार के दबाव में हुई थी। मैं एक अमीर घर की लड़की थी और आदित्य एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे पापा ने कहा कि आदित्य होनहार हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, इसलिए शादी करवा दी। मुझे पता है कि कॉलेज के दिनों में वो किसी और लड़की को चाहते थे, कोई साधारण सी लड़की थी वो। मुझे लगता है आदित्य आज भी उसे ही याद करते हैं। सोनिया रो रही थी।
मैं उनके पास होकर भी उनसे मीलों दूर हूँ। वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं देते जिसकी मुझे चाहत है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बालों में हाथ फेरें, मुझे गले लगाएं, मुझसे प्यार से बातें करें, लेकिन वो हमेशा दूर दूर रहते हैं। मैं इतनी अकेली हूँ राधिका, इतनी अकेली कि कभी कभी मैं भी मर जाना चाहती हूँ। राधिका को बहुत बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि ये औरत बाहर से जितनी कठोर दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और टूटी हुई है। राधिका ने सोनिया को गले से लगा लिया। सोनिया राधिका के कंधे पर सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। राधिका ने कहा, मैम एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? सोनिया ने कहा, नहीं राधिका, बोलो। राधिका ने कहा, मैम मुझे लगता है कि सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करती। मैंने उन्हें देखा है मैम, वो आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। वो आपको आपकी पसंद की चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन आप कभी उनकी तरफ देखती ही नहीं। सोनिया चौंक गई। सच राधिका? राधिका ने कहा, हाँ मैम, एक बार आप उनसे प्यार से बात करके देखिए, वो भी आपके इंतज़ार में हैं। बस दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। उस दिन दो औरतों के बीच का फासला मिट गया। सोनिया ने राधिका को दिल से गले लगाया। राधिका ने ठान लिया कि वो इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर रहेगी। हफ्ता बीता और आदित्य टूर से वापस आए। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें घर का माहौल बदला हुआ लगा। सोनिया, जो हमेशा मुंह फेर कर बात करती थी, आज उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसने पूछा, आप थक गए होंगे ना, चाय लाऊं? आदित्य हैरान रह गए। उन्होंने सोनिया को देखा और फिर राधिका को देखा। राधिका मुस्कुरा रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि कुछ तो बदला है, यहाँ कुछ तो अलग है। उन्होंने राधिका से पूछा, क्या हुआ था राधिका? राधिका ने सब बता दिया कि कैसे सोनिया बीमार पड़ी थी और कैसे उसने रात भर उनकी देखभाल की थी। आदित्य की आंखों में राधिका के लिए इज्जत और बढ़ गई। उस शाम जब राधिका जाने लगी तो आदित्य ने कहा, ड्राइवर बीमार है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राधिका ने कहा, नहीं सर, मैं मैनेज कर लूँगी। आदित्य ने कहा, नहीं राधिका, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, चलो। राधिका मना नहीं कर पाई। दोनों गाड़ी में बैठे। रास्ता सुनसान था। गाड़ी के अंदर एसी की ठंडक और बाहर शहर की रोशनियां। म्यूजिक सिस्टम पर बहुत धीमा गाना बज रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद आदित्य ने कहा, राधिका, तुमने सोनिया के लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। मैं नहीं जानता था कि वो इतनी बीमार थी। राधिका ने कहा, सर ये तो मेरा फर्ज था। आदित्य चुप हो गए, फिर बोले, राधिका, मुझे लगता है कि मैं एक बुरा पति हूँ। मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। राधिका ने हिम्मत जुटाई। उसे आदित्य से सच जानना था। उसने धीरे से कहा, सर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आप बुरा तो नहीं मानोगे? आदित्य ने कहा, हाँ राधिका, पूछो। सोनिया मैम को लगता है कि आप अब भी अपने अतीत में उस कॉलेज वाली लड़की की यादों में खोए रहते हैं। क्या ये सच है? आदित्य ने अचानक ब्रेक लगाया। गाड़ी सड़क किनारे रुक गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राधिका डर गई। उसे लगा कि उसने कुछ गलत पूछ लिया। आदित्य ने राधिका की ओर देखा, फिर एक हल्की मुस्कान उनके होठों पर आई। कौन? वो कॉलेज क्रश? आदित्य हल्का सा हंसे। राधिका, मर्द अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए अतीत का बहाना नहीं बनाते, बल्कि अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। वो कॉलेज की बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ। हाँ, वो लड़की अच्छी थी, लेकिन बस दोस्त थी, कुछ खास नहीं था। सच तो यह है कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। राधिका चौंक गई। सच? सर, तो फिर आप उनसे कहते क्यों नहीं? आदित्य ने सामने सड़क की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था। हिम्मत नहीं होती राधिका। सोनिया इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत, इतनी क्लासी है, और मैं एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने
मेहनत से ये सब बनाया। जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे पास कुछ नहीं था। सोनिया के पापा ने मुझे चांस दिया। उन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया। आदित्य की आवाज़ भारी हो गई। मुझे हमेशा लगता है कि सोनिया ने मुझसे शादी सिर्फ एक समझौते के तहत की, एक डील की तरह। उसके पापा चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को बढ़ाऊं और मैंने वो किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोनिया मुझसे प्यार करती है। वो मुझे एक बिजनेसमैन की तरह देखती है, एक पति की तरह नहीं। राधिका ने कहा। लेकिन सर, आदित्य ने उसकी बात काटी। मुझे कि राधिका डर लगता है कि अगर मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए, कहीं वो मुझे कमज़ोर ना समझ ले। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। राधिका हैरान थी। ये कैसी विडंबना थी। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दोनों सोचते थे कि दूसरा उन्हें प्यार नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच खड़ी थी सिर्फ एक गलतफहमी और उनका अहंकार। राधिका ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखा। ये एक दोस्त का स्पर्श था। सर, आप गलत सोच रहे हैं। सोनिया मैम भी आपसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो आपके इंतज़ार में है। वो चाहती है कि आप उन्हें प्यार दें, उनसे बातें करें, लेकिन आप हमेशा दूर दूर रहते हैं। आदित्य ने राधिका की ओर देखा। सच राधिका? राधिका ने कहा, हाँ सर, बिल्कुल सच। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपना ईगो छोड़कर उनके पास जाइए। उनसे दिल की बात कीजिए। वो आपकी पत्नी हैं, कोई पराई नहीं। आप दोनों को बस एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। आदित्य ने राधिका की आंखों में देखा। वहां उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखी, एक ऐसी सलाह दिखी जिसने उनके अंदर के डर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा, थैंक यू राधिका, तुमने मेरी आंखें खोल दी। राधिका मुस्कुराई। अब चलिए सर, मुझे घर छोड़ दीजिए। उस रात राधिका जब अपने हॉस्टल लौटी तो उसका मन बहुत हल्का था। उसने अपनी रूममेट स्वाति को पूरी कहानी सुनाई। वो बिस्तर पर कूद कूद कर बता रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने एक घर को टूटने से बचा लिया। स्वाति, ये सुन, राधिका, तेरा बॉस कितना अच्छा है यार। राधिका हंसते हुए बोली, अच्छा कहाँ है? पूरा लल्लू है। अरे स्वाति, तू यकीन नहीं करेगी, मेरा बॉस जो दुनिया के लिए शेर है, जिससे सब डरते हैं, वो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। एकदम डरपोक लल्लू है, पूरा लल्लू। राधिका हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। इतना भी नहीं कर सकता कि जाकर अपनी बीवी को आई लव यू बोल दे। बस मुंह फुलाकर बैठा है, बुद्धू कहीं का। मैं होती ना तो कान पकड़कर सीधा कर देती, सीधा बोल देती, जा बोल दे जाकर अपनी बीवी से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना क्या शर्माना। राधिका अपनी धुन में बोले जा रही थी और स्वाति उसे इशारे कर रही थी। राधिका, राधिका पीछे देख। लेकिन राधिका रुकी नहीं, वो बोलती रही, अरे और सुन स्वाति, आज गाड़ी में बैठा था ना तो ऐसे दुखी मुंह बनाए हुए था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोला, मुझे डर लगता है, मैं सोनिया के लायक नहीं हूँ। अरे भाई, तेरे जैसा लायक कौन होगा? बेचारी औरत तेरे लिए तड़प रही है और तू है कि। तभी पीछे से दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। राधिका पलटी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांस अटक गई। दरवाजे पर आदित्य खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। राधिका का दिल बैठ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, सर ने सब सुन लिया। अब तो गई नौकरी पक्की। गई स्वाति भी सकते में आ गई। वो भी खड़ी हो गई। आदित्य धीरे से कमरे में आए। उनके कदमों की आवाज़ राधिका को बहुत डरावनी लग रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस खड़ी थी जैसे कोई मूर्ति हो। आदित्य ने राधिका के पास आकर उसका मोबाइल टेबल पर रखा। तुम्हारा फ़ोन गाड़ी में रह गया था। उनकी आवाज़ बहुत शांत थी, बिल्कुल शांत, इतनी शांत
कि वो डरावनी लग रही थी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। राधिका का गला सूख गया था, उसकी आंखों में पानी आ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। सर मैं आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़े और बिना कोई रिएक्शन दिए धीरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, राधिका वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। गई, गई, अब तो पक्का गई नौकरी। सर ने सब सुन लिया। मैंने उन्हें लल्लू बोला, बुद्धू बोला, भीगी बिल्ली बोला। हाय भगवान, मैंने क्या कर दिया? स्वाति ने उसे संभाला। अरे राधिका, शांत हो जा, देख वो गुस्सा तो नहीं थे। राधिका रोने लगी। नहीं स्वाति, तू नहीं समझती। उनकी वो चुप्पी, उनका वो शांत रहना, ये तो तूफान से पहले की शांति है। कल ऑफिस में पता चलेगा, सस्पेंशन लेटर मिलेगा या फिर सीधा टर्मिनेशन। पूरी रात राधिका रोती रही। वो करवटें बदलती रही, उससे नींद नहीं आई। बार बार उसे आदित्य का वो चेहरा याद आ रहा था, वो शांत चेहरा जिस पर कोई भाव नहीं था। स्वाति उसे समझाती रही, अरे कुछ नहीं होगा, देख वो इतने अच्छे इंसान हैं, तेरी बात समझ जाएंगे। लेकिन राधिका को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं स्वाति, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने बॉस का मजाक उड़ाया। अगली सुबह राधिका कांपते पैरों के साथ ऑफिस पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था, वो बहुत घबराई हुई थी। उसे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अंदर गई। राधिका अपनी डेस्क पर बैठी, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। हर पल उसे लग रहा था कि अभी कोई आएगा और कहेगा कि सर ने बुलाया है। हर बार जब कोई उसकी डेस्क के पास से गुजरता तो उसका दिल धक से रह जाता। दोपहर हो गई लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। राधिका को थोड़ा अजीब लगा। शायद सर ने सोचा होगा कि मुझे इग्नोर करेंगे। लेकिन 3 बजे चपरासी एक लिफाफा लेकर आया। मैडम, बड़े साहब ने आपके लिए भेजा है। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसके हाथ कांपने लगे। आ गया वो लेटर, आ गया, टर्मिनेशन लेटर। उसने बगल में बैठी अपनी सहेली को देखा, जिसने कंधा थपथपाया। राधिका ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। वो इतना डर रही थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके लिफाफा खोला। अंदर कोई लीगल नोटिस नहीं था, कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं था, एक हाथ से लिखा नोट था। राधिका ने कागज़ खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, प्रिय राधिका, कल रात तुमने मुझे जो कुछ कहा, शायद वो बिल्कुल सही था। शायद मैं वाकई में एक लल्लू हूँ, एक डरपोक हूँ जो अपनी बीवी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता। तुम्हारी वो बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। कभी कभी हमें कोई बाहर वाला ही सच दिखा सकता है, अपने लोग नहीं दिखा पाते। राधिका, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ और मैं कितना डरपोक हूँ कि अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। तुमने मेरी और सोनिया की ज़िंदगी बदल दी। आज सुबह मैंने सोनिया से बात की। मैंने उसे अपने दिल की बात कही। हमने घंटों बात की और पता है क्या हुआ? हम दोनों रोए। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इतने सालों के बाद पहली बार मैंने अपनी बीवी को अपनी बाहों में लिया। अब मैं सोनिया और आर्यन को लेकर छुट्टियों पर जा रहा हूँ, गोवा। सिर्फ हम तीनों। हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमें अपने रिश्ते को फिर से बनाना है। ऑफिस का काम तुम संभाल लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हाँ, तुमने मेरे घर को टूटने से बचाया, इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तुम मेरे लिए एक अच्छी दोस्त जैसी हो। तुम्हारा वही लल्लू और डरपोक बॉस आदित्य। और नीचे एक छोटी सी लाइन और थी जो राधिका को पढ़कर हंसी आ गई। प्लीज़ अगली बार मेरी बुराई करना तो ज़रा आवाज़ धीमी रखना। दीवारें बहुत पतली होती हैं और दरवाजे भी खुले रह जाते हैं कभी कभी। राधिका खत पढ़कर रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने खत को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल भर आया। उसे लगा जैसे एक बोझ उतर गया। उसकी आंखों में राहत थी, खुशी थी
खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था। बारिश के बाद मुंबई की सड़कें साफ हो गई थी, आसमान नीला था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राधिका ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दी। उसकी सहेली ने पूछा, क्या लिखा है? राधिका ने रोते हुए हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक शुक्रिया। शाम को जब राधिका घर जा रही थी तो उसका फ़ोन बजा। सोनिया का फ़ोन था। राधिका ने घबराते हुए उठाया। हेलो मैम। दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि बहुत प्यार भरी थी। राधिका, मैं सोनिया बोल रही हूँ। राधिका ने कहा, हाँ मैम बोलिए। सोनिया ने कहा, राधिका मैम मत बुलाओ, मुझे दीदी बुलाओ। तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली, तुमने मेरे घर को बचा लिया। आज सुबह आदित्य ने मुझसे बात की। उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमने घंटों बात की राधिका, घंटों, और सब तुम्हारी वजह से। सोनिया की आवाज़ भर्रा गई। मैं नहीं जानती मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने वो किया है जो कि शायद कोई नहीं कर सकता। राधिका की आंखों में फिर से पानी आ गया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो सही था। सोनिया ने कहा, राधिका, हम लोग गोवा जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। जब हम वापस आएंगे तो तुम हमारे घर जरूर आना। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो अब। राधिका मुस्कुराई। जरूर दीदी। फोन कट गया। राधिका बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक संतोष था, एक सुकून था। 3 महीने बीत गए। मुंबई में फिर से बारिश का मौसम आ गया था, लेकिन अब राधिका को बारिश से डर नहीं लगता था, बल्कि अच्छी लगती थी। आज राधिका को एक खास इनविटेशन मिला था। आदित्य और सोनिया अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे और उन्होंने राधिका को खास तौर पर बुलाया था। जब राधिका उस बंगले में पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। अब वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि खुशियों की रौनक थी। लाइटें जगमगा रही थी, संगीत बज रहा था और लोग हंस रहे थे। सोनिया ने राधिका को देखते ही गले लगा लिया। आ गई मेरी प्यारी बहन। राधिका मुस्कुराई। दीदी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सोनिया सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती में एक अलग चमक थी, एक खुशी थी जो पहले नहीं थी। उसकी आंखों में वो बर्फ नहीं थी, बल्कि गर्माहट थी। आदित्य भी आए और राधिका से हाथ मिलाया। थैंक यू राधिका, तुम्हारे बिना ये दिन नहीं आता। राधिका ने देखा कि आदित्य और सोनिया अब साथ साथ खड़े थे। आदित्य का हाथ सोनिया की कमर पर था और सोनिया मुस्कुरा रही थी। वो एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, जैसे नए नए प्यार में पड़े हों। आर्यन दौड़ता हुआ आया। दीदी दीदी देखो, मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आए। राधिका ने उसे गले लगाया। शाबाश मेरे बेटे। पार्टी शुरू हुई। लोग डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे और राधिका एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। तभी आदित्य ने माइक उठाया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, आज मैं और सोनिया अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो लगता है जैसे हमने अभी अभी शादी की हो, क्योंकि पिछले 3 महीने हमारी असली जिंदगी शुरू हुई है। आदित्य ने सोनिया की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। आदित्य ने आगे कहा, और ये सब एक इंसान की वजह से हुआ है। राधिका, कहाँ हो तुम? सब लोगों ने राधिका की तरफ देखा। राधिका शर्मा गई। आदित्य ने कहा, राधिका आओ यहाँ। राधिका आगे आई। आदित्य ने कहा, दोस्तों, इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसने मुझे सिखाया कि प्यार को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि जताना चाहिए। इसने मुझे सिखाया कि अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, इसने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। सब लोगों ने तालियां बजाई। राधिका की आंखों में पानी आ गया। सोनिया आगे आई और राधिका को गले से लगाया। थैंक यू राधिका, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक बहन हो। राधिका ने कहा, दीदी प्लीज़ अब मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने तो बस वही किया जो सही था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, और हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं, इस लड़की ने मुझे लल्लू भी बोला था, डरपोक भी बोला था और बेगी बिल्ली भी। सब लोग हंसने लगे।
राधिका का चेहरा लाल हो गया। सर प्लीज़, आदित्य ने कहा। लेकिन पता है राधिका, तुमने जो कहा वो सच था। मैं वाकई में लल्लू था जो अपनी बीवी से प्यार नहीं जता पाता था, लेकिन अब नहीं। आदित्य ने सोनिया की तरफ देखा और फिर सबके सामने उसे किस किया। सोनिया शर्मा गई, लेकिन उसने आदित्य को रोका नहीं। सब लोगों ने सीटियां बजाई और तालियां बजाई। राधिका मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। उसने एक परिवार को बचाया, एक बच्चे को उसके माता पिता का प्यार वापस दिलाया। पार्टी खत्म हुई। जब राधिका जाने लगी तो सोनिया ने उसे एक लिफाफा दिया। राधिका, ये क्या है? सोनिया ने कहा। खोल कर देखो। राधिका ने खोला। अंदर एक चेक था, बहुत बड़ी रकम का। राधिका ने कहा, नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती। सोनिया ने कहा, राधिका प्लीज़ मना मत करो। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए है। तुमने हमेशा कहा था ना कि तुम अपने माता पिता के लिए पैसे बचाती हो, अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। अब तुम ये पैसे उनके लिए इस्तेमाल करो। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, मैं नहीं जानती मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। आदित्य ने कहा, राधिका, शुक्रिया हमें कहना चाहिए। तुमने हमें जो दिया है वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तुमने हमें खुशियां दी, प्यार दिया, एक परिवार दिया। राधिका ने उन दोनों को गले से लगाया। आर्यन भी आकर राधिका से लिपट गया। दीदी, आप रोज़ आओगी ना? राधिका ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, ज़रूर आऊँगी। जब राधिका बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी। राधिका ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे याद आया जब वो भीगी हुई इस बंगले में आई थी। उस दिन वो सिर्फ फाइलें देने आई थी, लेकिन उस रात ने उसकी और इस परिवार की जिंदगी बदल दी। राधिका मुस्कुराई और चल पड़ी। उसके दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी जो पैसों से नहीं मिल सकती थी। उसने एक परिवार को जोड़ा था और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन इसमें हमें एक बड़ी सीख मिलती है। ज़िंदगी में कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं, अहंकार की वजह से, डर की वजह से, गलत फहमियों की वजह से। हम उन लोगों को नहीं बता पाते हम उनसे कितना प्यार करते हैं। आदित्य और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने अपने अहंकार को बीच में आने दिया। दोनों सोचते थे कि दूसरा उन्हें प्यार नहीं करता और इसी गलत फहमी ने उनके रिश्ते को खोखला कर दिया था। लेकिन राधिका ने उन्हें समझाया। उसने उन्हें एहसास दिलाया कि प्यार को जताना जरूरी है, प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा इजहार बड़े से बड़े फासलों को मिटा सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे बता दीजिए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाइए, बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, क्योंकि रिश्ते बातचीत से ही बनते हैं, खामोशी से नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।